वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए एंड फोकस रखिए हर चीज़ पे, जिनके प्रॉब्लम्स को देखते रहिए। इसीलिए हमने न्यू इनिशिएटिव भी लेकर आए हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ज्योग्राफी की क्लास है तो सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर एनालिसिस से कुछ भी रिलेटेड हो, आपको लगे कि हाँ करंट में टॉपिक चल रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है इसके बारे में, या उस टॉपिक को लेकर आपको कोई डाउट है, कोई एजम्पशन है, कोई अफवाहें हैं जो आपने सुनी हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर अप कर लिया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शहरीकरण का महत्व। तो ये जानते हैं कि आखिर शहरीकरण होने से किसी स्थान का महत्व क्या हुआ, मतलब उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम ये बात तो जानते ही हैं कि हमारे जो लोग हैं वो गांव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो ही तो जा रहे हैं ना। अगर वो फैसिलिटीज़ जो उन्हें शहर में मिलती हैं, लाइक कि इंग्लिश मीडियम का अच्छा सा स्कूल हो, घर के पास हॉस्पिटल हो, घर के पास पुलिस स्टेशन हो, घर से थोड़ा सा दूर पे ही आपको एक अच्छी दुकान हो जहाँ सारा सामान मिलता हो, आप कुछ भी जाके ले सकें, ऐसी चीज़ें, ऐसी सुविधाएं अगर पास में ही उपलब्ध हो जाएं तो फिर क्यों कोई भी गांव का इंसान शहर में जाएगा। इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम हटते हैं ना अपना गांव या अपना शहर, या हम जहाँ भी रहते हैं अपने गांव में, अपने स्थानों को छोड़ के हम शहर में जाके किराए का रूम लेके क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम अगर दिल्ली भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाती हमारे घर के पास। हमें वो बुक्स नहीं मिल पाएंगी, हमें वो टेस्ट सीरीज तुरंत नहीं मिल पाएंगी। दिल्ली में क्या है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, अपने हॉस्टल से बाहर निकले, गए, 20 मिनट में घूम के सामान लेके चले आए। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि हाँ इस जगह मिलता है तो इस जगह हम जाएंगे, और कंफर्म भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। मोस्टली लाइक वाराणसी और इन सब सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करवाई जाती उस चीज़ की, तो हाँ दुकान बहुत ही कम है जहाँ पे हर चीज़ मिलती हो। मोस्टली टेस्ट सीरीज़ ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि आप उन चीज़ों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो भी रहा है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम दिल्ली जाके रहें, हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ्स। ठीक है, लेकिन शहरीकरण का अभी भी महत्व है, क्योंकि लोग कहते हैं ना गांव में कहाँ, अगर किसी को ज़मीन लेनी है तो वो कहाँ लेना पसंद करेगा, शहर में कि गांव में? गांव में तो बिल्कुल भी नहीं लेगा ना, यही सोचेगा कि अरे उसके अंदर कौन जाके रहेगा, कौन जाके वहाँ बनवाएगा, ईटा गाड़ी और बालू गाड़ी ये सब कैसे जाएंगे उस गांव के अंदर। शहर में है तो रोड के पास है, तुरंत ही कोई भी दुकान है, आप गए ऑर्डर दिए, तुरंत आ गया, सामान लग गया, तुरंत चीज़ें तैयार हो गई, आप लोग को तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी, फैसिलिटी तुरंत मिल जाएगी। लेकिन गांव में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा, उतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। पुलिस को भी फ़ोन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हॉस्पिटल भी न जाने कितनी दूर होता है, दुकान भी पास में नहीं होता कि अगर कुछ घट जाए तो आप किसी छोटे बच्चे को भी घर से भेज सके कि हाँ जाओ ये सामान लेते आओ। शहर में क्या होता है, घर के अगर आपके सामने दुकान है तो कोई 8-9 साल का बच्चा भी है तो वो जाके सामान ला सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ घर के बड़े लोग ही जाएं, लेकिन गांव में क्या होता है, घर के बड़े लोग ही जाएंगे अगर सामान लाना है, और आप बार बार जा भी नहीं सकते। आपको एक ही बार में अच्छे से लिस्ट बना के फिर जाना होगा, फिर चीज़ों की खरीदारी करके लानी होगी ताकि बार बार ज़रूरत ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। गांव के अन्य लोग के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। नगर के लोग जो है ना वो आत्मनिर्भर नहीं होते,
मतलब हाँ, ये तो है कि हाँ वो अपने से जॉब करते हैं, अपनी सैलरी खुद कमाते हैं, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाते हैं, अपने सामान खुद लेने जाते हैं, बट वो खुद पे निर्भर नहीं होते। क्योंकि अगर उन्हें सब्ज़ी चाहिए तो कोई सब्ज़ी लगाने वाला भैया जो गांव से आए वो होना चाहिए, दूध चाहिए तो कोई दूध देने वाला भैया जो गांव से आए वो होना चाहिए, मतलब जो उस एरिया से आए, तो ऐसा होना चाहिए। तो वो लोग निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं गाँव के लोगों पे। तथा जो वस्तुओं को दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता है कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी को कोई चीज़ बनाना आता है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक रेसिपी है मैगी, या मान लीजिए आपको क्या कह सकते हैं चावल, हाँ आपको वेज बिरयानी बनाना बहुत अच्छा आता है, आपसे अच्छे कोई बना ही नहीं सकता, बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट बनाते हैं आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं किसान पे निर्भर है ना। अगर वो चावल नहीं बोएगा, चावल नहीं आएगा तो फिर कैसे बनाएंगे? उसके लिए मेन मटेरियल तो चावल ही है। अगर चावल ही नहीं रहा तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे? चावल हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ मसाले हैं। तो हम एक ही खाने के लिए 3 तरह के लोगों पे निर्भर हुए ना, सब्जी पे निर्भर हुए, चावल पे निर्भर हुए, जो जिसने चावल बनाया उस किसान पे निर्भर हुए, जिसने सब्जी उगाई होगी उस पे निर्भर हुए, और फिर मसालों पे निर्भर हुए। शहरी में क्या होता है कि हम सिर्फ कमाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ कमाते हैं अपने लिए, लेकिन चीज़ों को उपलब्ध नहीं कराते। हम चीज़ों को खरीदने की ताकत रखते हैं क्योंकि हम कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हम जो भी चीज़ हमें चाहिए हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन हम किसी को वो चीज़ें एक्स्ट्रा पे दे नहीं सकते। मतलब गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन उगा के इस तरह की सहायता हम किसी को नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शहर का भी जो जीवन है उसमें जो भी जॉब करने वाले लोगों का योगदान होता है वो भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जीवन को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल शहरी लोग ही हैं तो ही चल जाएगा पूरा संसार, या फिर केवल गांव के लोग ही हों तो भी पूरा संसार चल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों को एक बैलेंस में होना बहुत आवश्यक है, तो ही जो संसार है वो अच्छे से चल पाएगा, ग्रो कर पाएगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अब शहरी अर्थव्यवस्था है तो कूड़े का निस्तारण कहाँ करना है, कूड़े को उठाना कहाँ से है, अगर कॉलोनीज़ हैं तो उसमें सीवेज प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें कैसे देखना है, उनकी लाइट फैसिलिटी देखनी होगी, मीटर रीडिंग, मीटर चेकिंग, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक संगठन का होना तो आवश्यक होता ही है ना। लाइक गांव में किस तरीके से बिजली आती है, आप कभी तार को ऐसे टांगते हुए देखे होंगे, या तो उस तरीके से बिजली लेते हैं। अब तो लगभग गांव में भी मीटर लगने लगा है, लेकिन बहुत ही कम है, अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। अभी भी आप अगर बहुत ही एक पुराने थोड़े गांव में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लाइट अभी भी 6-6 8-8 घंटे नहीं रहती है, लेकिन शहरों में रहती है। क्यों? क्योंकि एक संगठन लगा हुआ है जो किस चीज़ पर कार्य करता रहता है। तो हमें अगर शहर में कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। शहरी विभिन्नताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिसके लिए भंडारण की भी आवश्यकता होती है। गांव में क्या होता है, गांव में बहुत बिजनेस नहीं होता, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि शॉपिंग करनी है तो चलो शहर की तरफ चलते हैं थोड़ा, तो शॉपिंग अच्छे से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही जो लोग हैं, व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। अब गांव में अगर स्टॉल लगाएगा तो शहर के लोग क्या गांव में जाके ख़रीदारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों जाएंगे वो उतने अंदर ख़रीदारी करने? नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे भी तो उतनी ज़्यादा प्राइस वो नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन शहर में क्या है, आप मॉल्स में जाके ख़रीदारी कर लेंगे और वो प्राइस जितनी लगाएगा आपको उतनी देनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। जैसे मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जैसा है
जो ये प्रणाली है ये कुछ लोग आदेश देते हैं, कुछ लोग उसका पालन करते हैं। शहर में क्या होता है, एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है ये कार्य आपका है तो उस कार्य को आप करेंगे, भले ही वो करें या ना करें, लेकिन बंटवारा तो होता है ना कि हाँ ये मोटर चलाने का टाइम आपका है, रोज़ शाम और सुबह 3 घंटे अगर पानी चालू करना है सोसाइटी में तो ये कार्य आपका है और आप ही इस कार्य को करेंगे रेगुलर बेसिस पे, चाहे पानी बरस रहा हो चाहे आंधी आ रही हो, आपको ये कार्य आके कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। गांव में क्या होता है, सरपंच जी को पता होता है, वो भी लिख के कहीं ना कहीं तो रखते ही होंगे, लेकिन शहरों में क्या होता है कि हाँ एक तरह से डॉक्यूमेंट बना के अच्छे से उसे रखा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं वार का शीर्ष, ये क्या है। ये देखिए कुछ अच्छा सा डायग्राम भी है, किसी का चेहरा भी है, तो ये जानते हैं क्या है। 3000 ईसा पूर्व उरूक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। अच्छा, तो ये एक स्त्री का एक सिर है जो कि सफ़ेद संगमरमर को तराश के बनाया गया है। इनकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई है। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर से तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी पर से लाना पड़ा होगा। आगे चलते हैं। शहरों में माल की आवाजाही, आवाजाही मतलब किस तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की क्रिया होती है। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन जो थे वो चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफ़ी कमी थी। गाड़ियों के लिए पहिए, नाव बनाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामिया जो लोग थे वो संभवतः लकड़ी, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान आदि देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वो अपना कपड़ा, कृषि, अन्य उत्पाद इत्यादि देते थे। जैसे कि हम जानते हैं पहले मुद्राओं का जो लेन देन है वो काफ़ी कम होता था। ऐसा नहीं होता था कि हाँ हमने आपको पैसे दिए तो हम आपसे सामान ले रहे हैं, पहले सामान के बदले सामान लिया जाता था। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, इनके पास बहुत ज़्यादा धातुएं उपस्थित नहीं थी। हम आभूषण इत्यादि नहीं बना सकते थे खुद की उपस्थित धातुओं से, तो हम उन चीज़ों को मंगाते थे, उसके बदले में हम कपड़े इत्यादि से लेन देन करते थे। तो आपका टॉपिक यहीं पे एंड होता है, मतलब कि हम कल आगे से इसके कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।